इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जैसे कि हमारे यादव जी, इन्होंने एक जैविक खेती की बात कही थी और निश्चित रूप से हमारी शासन व्यवस्था और हमारे आसपास का अगर वातावरण हम अच्छा रखना चाहते हैं तो जैविक खेती के ऊपर हमको आना पड़ेगा। तो यादव जी ने जैसे कि बात बताई जैविक खेती वाले कृषक की, बहुत ही अच्छा समय है कि उनसे भी हमको बातचीत करने का अवसर मिला है। धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश यादव है, ग्राम बोरी का रहने वाला हूँ और मैं पिछले 8 सालों से गौ आधारित प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। इसके लिए आपको कहीं से ऐसी कुछ गाइडलाइन कहना चाहिए या किसी प्रकार का कोई आपको सजेशन मिला है जिससे आपका मन हो गया इस प्रकार का काम करने? नहीं, मन तो ऐसे बढ़ा, जैसे हमारे यहाँ आप देखते पहले छोटे हल से खेती होती थी तो बढ़िया हल से जुताई अच्छी हो जाती थी। फिर उसके बाद ट्रैक्टर आए, ट्रैक्टर में 35 के 40 के ट्रैक्टर अच्छी जुताई करते थे। अब उसके बाद जमीन कड़क होते चली तो 55 और 60 के ट्रैक्टर से भी जमीन नहीं फुट रही है और उपज भी धीरे धीरे कम होते जा रही है। ये देखते हुए मेरा रुझान ये प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की तरफ गया और मैंने शुरुआत की। और इसकी शुरुआत में मेरे को हमारे जो कृषि अधिकारी है आमला के, इन्होंने बहुत सहयोग किया। आत्मा के एटीएम साहब है, देशमुख साहब है और बीटीएम साहब जो जायसवाल साहब है, इन्होंने काफी अच्छा सहयोग दिया मुझे। काफी जगह ट्रेनिंग भी दिलवाई मेरे को, भोपाल और गुजरात में 2 जगह ट्रेनिंग दिलवाई। उसके बाद मैंने ये जैविक खेती चालू की है। जैविक खेती में घर के लिए, सिर्फ घर परिवार के लिए सब्जी वगैरह लगा देते हैं अभी तो, क्योंकि उसका मार्केट रेट हमको यहाँ मिलता नहीं, मेहनत ज्यादा है जैविक खेती में। दूसरा फिर गन्ना चल रहा है। जैविक खेती में गन्ना आसानी से हो जाता है। उसमें जो जैसे दूसरी फसलें जैसे मक्का हो गई, गेहूं हो गई, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा लगती है और गन्ने में भी लगती है, पर गन्ने में अपन पूर्ति जीवामृत है, ये जो जैविक खाद है, इनसे हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो गन्ना, और अभी बारिश में धान लगाते हैं तो ये अभी तुरंत जो मौसम आया रहा है खरीफ का जी, उसमें जैविक खेती के लिए आपने क्या तैयारी की है? कौन सी फसल लेने का विचार किया? उसमें जैविक खेती में कुछ दलहनी फसलें हैं, जैसे मूंग, उड़द है और धान की फसल लेने की तैयारी चालू है अभी। क्या ऐसी आपने तैयारी करी है? उसके लिए तैयारी हमने ये की है, एक घन जीवामृत है वो बना के रखा है। बीज उपचारित करने के लिए बीजामृत भी जैसे ही बारिश आती है उसके 24 घंटे पहले तैयार कर लेंगे और फिर पानी के साथ में जीवामृत तो हमेशा चलाते रहेंगे। अच्छा, धान की मेडागास्कर पद्धति अभी नई मात्रा में प्रचलित है, जो रोपा विधि से हम लोग बो रहे हैं जी। पुरानी जो पद्धति से हमारे किसान भाई बोते थे, ताश से कतार की दुनी, उत्पादन तो ये जो है रोपा विधि है, इसमें अच्छा ज्यादा मिलता है, क्योंकि जो ताश वाली विधि थी उसमें पानी की कमी होती थी, उसमें चारा ज्यादा हो जाता है, खरपतवार ज्यादा हो जाता है। और जो ये अपन रोपा विधि से लगाते हैं, इसमें काफी अच्छे से क्यारी मचा के ये बना के लगाते, तो उसमें चारा नहीं होता और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। और महामहिम राष्ट्रपति से भी मिले, उनको भी मैंने खाद की जानकारी दी जो मैं बना रहा हूँ और जैसी खेती कर रहा हूँ उनकी, और बहुत बढ़िया लगा। इसके लिए मैं हमारे गाँव के अध्यक्ष महोदय गणेश यादव को भी बधाई देता हूँ और हमारे विकास खंड के अधिकारी, कृषि अधिकारी जिनने मेरा मार्गदर्शन किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे को राह दिखाई। हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति महोदया से मिलने का एक अवसर प्राप्त हुआ। उनसे बातचीत भी की आपने, काफी आपको अच्छा लगा होगा। जी जी। और उन्होंने आपकी प्रशंसा भी की होगी और निश्चित रूप से आपकी जो एक पहल है जी, ये आने वाले एक समाज के लिए काफी अच्छी होगी। नहीं, आने वाले समय में हर किसानों को जैविक पे आना पड़ेगा,
क्योंकि अपने आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए खेती बचाना जरूरी है। तो ये जो अभी खेती बचाओ अभियान जो चला है उससे जुड़ के किसानों को आना चाहिए, और बहुत किसान लोग हमारे मतलब हमारा ये देख के और आ भी रहे हैं। जो किसान भाई और भी, क्या आप उनको इस प्रकार की समझाइश देते हो कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ तो आपको भी ये काम करना चाहिए? जी जी बिल्कुल देते हैं। हमारे यहाँ शाम में अध्यक्ष यादव बैठते, चौपाल आगे, यहाँ आगे चौपाल है, तो हम वही किस खेती बाड़ी की चर्चा करते हैं, गांव में कैसा विकास हो, कौन सी फसल अच्छी होगी, कैसे करने से क्या होगा, ये विषय पे हमारे यहाँ किसानों और हमारे बीच में चर्चा होती रहे। निश्चित रूप से हम रेडियो के माध्यम से जो भी हमारे किसान भाई सुन रहे हैं उनसे तो यही अपेक्षा करेंगे कि वो भी जैविक खेती के ऊपर आगे बढ़ें। सबसे पहले अच्छी बात तो ये है कि इनसे जो हमारे युवा वर्ग आज खेती से पलायन करते जा रहा है, उनको भी ये बात समझ में आएगी कि यदि हमने खेती को थोड़ा ध्यान से किए, प्राकृतिक खेती किए, जैविक खेती किए, तो खेती हमारे लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। देखिए, कार्यक्रम हमारा चूंकि किसानवाणी गांव में है और बिना मनोरंजन का कार्यक्रम थोड़ा सा अधूरा सा लगता है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफी अच्छी मंडली हमारे बीच में बैठी है, महिला मंडल भी बैठे हैं, युवा साथी भी मंडल बैठे हैं, तो इनसे एक लोकगीत सुनेंगे, पर इनसे पहले अपना परिचय जानेंगे। संगीत कला मंडल बोरी, हम डेली हफ्ते में एक बार बैठते हैं, रात में मस्त सभी लोग, और ऐसी चर्चा करते हैं, कृषि संबंधित भी चर्चा हो जाती है और भजन हरि भजन भी हो जाते हैं। भगवान राम के विष्णु कृष्ण के नाम से एक भजन कह रहे हैं। राम नाम गुण गाना, राम नाम गुण गाना, मरम कोई कोई न जाना। राम नाम युग में तुम्हें विष्णु कहते हैं, सतयुग में तुम्हें विष्णु कहते हैं, सतयुग में तुम्हें विष्णु कहते हैं, सतयुग में तुम्हें विष्णु कहते हैं, विष्णु कहते 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 तुम्हें विष्णु कहते हैं। नारद ने पहचाना मरम कोई कोई न जाना, नारद ने पहचाना मरम कोई कोई न जाना। राम नाम गुण गाना, मरम कोई कोई न जाना, राम नाम गुण गाना, मरम कोई कोई न जाना। राम नाम गुण गाना, मरम कोई कोई न जाना, राम नाम गुण गाना, मरम कोई कोई न जाना। त्रेता में तुम्हें राम कहते हैं, 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 राम कहते 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 तुम्हें राम कहते हैं। हनुमत ने पहचाना मरम कोई कोई न जाना, हनुमत ने पहचाना मरम कोई कोई न जाना, हनुमत ने पहचाना मरम कोई कोई न जाना, हनुमत ने पहचाना मरम
तुम्हें कृष्ण कहते हैं, द्वापर में तुम्हें कृष्ण कहते हैं, द्वापर में तुम्हें कृष्ण कहते हैं, द्वापर में तुम्हें कृष्ण कहते हैं, कृष्ण कहते तुम्हें कृष्ण कहते हैं, कृष्ण कहते हे कृष्ण कहते तुम्हें कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ने पहचाना मरम कोई कोई न जाना, अर्जुन ने पहचाना मरम कोई कोई न जाना, राम नाम गुण गाना मरम कोई कोई न जाना, राम नाम गुण गाना मरम कोई कोई न जाना। बहुत ही सुंदर भजन श्रोताओं, अभी ग्राम बोरी के मंडल के माध्यम से आपने सुना। बहुत ही अच्छे कलाकार हमारे बीच में यहाँ पर थे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम दीनालाल यादव। कितनी उम्र हो गई आपकी? 60 साल। काफी सुंदर भजन आपने गाया है, काफी अच्छी आवाज भी है आपकी जी। कब से आपको ये रुचि हुई है, थोड़ा सा बताइए। मैं तो बहुत दिन से 20 साल से गा रहा हूँ। भजन मंडली में बैठते हैं। कौन कौन से भजन गाते हो, थोड़ा सा बताइए। रामावतारी भी गाते, कृष्ण अवतारी भी गाते, सिंगाजी बाबा की परचरी भी गाते, जस भी गाते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुसुम सरनकर है और मैं ग्राम बोरी में रहती हूँ। कितने वर्षों से आप खेती कर रही हैं? कम से कम 20-25 साल हो गए। कौन कौन सी फसल लेती हैं? हम लोग गन्ना लेते हैं, धान, मक्का, सोयाबीन। सोयाबीन कम हो रहा है अभी, कम कर दी है सोयाबीन बोना, पर धान और मक्का और गन्ना। तो क्या क्या तैयारी आप कर लेती हैं इसके लिए? जैसे बीज उपचार करते हैं, अभी बीज उपचार करके बोते हैं, और धान की पहले से रोपा डाल देते हैं, फिर क्यारियां बना के फिर उसमें बुआई करते हैं। धान के लिए एक बात ये कही जाती है कि भाई उसके लिए पानी बहुत जरूरी है, और यदि पानी नहीं है तो फिर उसके थले बनाना बहुत जरूरी है। तो ऐसे थले आप तैयार कर लेती हैं और आपको पर्याप्त पानी मिलता है? बारिश में तो मिल जाता है, क्यारियां बनाना पड़ता है उसके लिए, तो उसमें पानी थम के रहता है, भरा रहता है पानी। एक बार भर दो तो कम से कम 8-10 दिन चल जाता है, और बारिश भी होती है ऊपर से। अभी तक के आपको जो उत्पादन मिलता रहा है वो कैसा उत्पादन रहा आपका? ठीक रहा, हो जाता है परिवार का पालन पोषण। कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि भाई जैविक खेती बहुत जरूरी है, प्राकृतिक खेती बहुत जरूरी है, तो आप जैविक खेती करती हैं या फिर रासायनिक खेती करती हैं? अभी तो रासायनिक ही कर रहे हैं, पर कोशिश करेंगे जैविक खेती की भी। बिल्कुल, क्योंकि जैविक खेती से जैसा हमने पहले भी सुना कि बहुत फायदे हैं, तो निश्चित ही आप जैविक खेती को थोड़े थोड़े रकबे में प्रारंभ करिए, उससे आपको फायदा मिलेगा। आप देखिए एक महिला है, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि भाई खेती करना तो कठिन काम है और नहीं बनेगा, हम लोग तो सिर्फ चौके तक के सीमित है, ऐसा विचार नहीं आया? कैसे आपने सोचा कि नहीं खेती करना चाहिए? हम लोग घर का भी कर लेते हैं और खेत का भी पूरा कर लेते हैं। और कौन सी बहनें आपके संग जुड़ी हुई हैं? क्या नाम है आपका? यशोदा पंडाग्रे। आप कब से खेती कर रही हैं? हमको भी हो गए 25-30 साल। गन्ना फसल ले रही है या फिर सारा सब कुछ लेती है अनाज? पानी नहीं अपने पास में, गेहूँ, मक्का, सोयाबीन, फल्ली, बस यही करते हैं। सीमा दीदी देखिए, यहाँ पर क्या है, ग्राम बोरी जो है ये दूध उत्पादन में काफी अधिक है, और यहाँ पे लोग दूध के मामले में ज्यादा रुचि रखते हैं, और डेयरी व्यवसाय भी है। दूध उत्पादन में हमारी महिलाएं हैं, वो काफी सशक्त महिलाएं हैं, जुड़ी हुई हैं, तो निश्चित रूप से हम बात करेंगे। प्रमिला पंडोले। आपके घर में कितने पशु है? पशु मेरे यहाँ तो है नहीं, पर आजू बाजू है, और गांव में दूध उत्पादन होता है, वही पशुपालन करते हैं। कैसा लगता है पशुपालन करना? अच्छा लगता है पशुपालन करना, तो एक अतिरिक्त आमदनी के रूप में आय प्राप्त हो जाती है। सुबह आय प्राप्त हो जाती है, दूध लेके जाते और मही भी बनाते, मक्खन बनाते, उसको चारा पानी करते हैं, गाय भैंस को बेचने ले जाते हैं डेयरी पे। 3-4 डेयरी लगती है गांव में। अधिकतर ज्यादा किसानों के यहाँ पे भैंस है, गाय है, खेती का काम ज्यादा करते हैं, बहुत रुचि से काम करते हैं। दूसरी बात ये आती है कि हमारी जो आमदनी के साथ साथ स्वस्थ पोषक जो हमें दूध चाहिए, आज हम देख रहे हैं कि दूध में बहुत सारा मिलावट हमको देखने को मिलता है। शुद्ध दूध मिल जाता है गाय का, भैंस का शुद्ध, रोज ताजा शाम सुबह, और वो लेके जाते डेयरी पे। कितने घरों में इस प्रकार पशुधन है यहाँ पे? फिर भी यहाँ से तो 80% घरों में होगा सर। 80% लोग पशुपालन करते हैं। बहुत अच्छी बात है सीमा बहन की, जैसे गोबर की खाद की जहाँ हम बात कर रहे हैं, भाई पशु है तो गोबर की खाद है, और फिर पुनः हम अपनी खेती को जैविक खेती पर लाने की अगर बात करेंगे, तो जब तक हमारे पास पशुधन नहीं रहेगा हम जैविक खेती का सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। कर रहे हैं कोई हमारे यहाँ पे भी जैविक वो खाद बनाते हैं, प्राय सभी घरों में तो नहीं, पर कुछ घर में
हो गया है। आप समूह से भी जुड़ी हैं? हाँ सर, समूह। आपके समूह का नाम बताइए। एकता समूह। अच्छा, आपके समूह में कितने सदस्य हैं, क्या क्या काम हो रहा है अभी? 11 सदस्य हैं हमारे समूह में। मतलब मध्याह्न भोजन का काम मिला है और बाकी कुछ महिलाएं खेती का काम करती है, कुछ महिलाएं दूध मतलब जानवर भी पालती है। हाँ। तो उनका भी दूध उत्पादन भी करती है और खेती करती है, कुछ जैविक खाद का भी काम करती है और ये समूह में मतलब मध्याह्न भोजन में खाना बनाने की जाती है। समूह की क्या रूपरेखा रहती है? कभी मीटिंग वगैरह होती है आपकी? कब ऐसा शासन की तरफ से कुछ शेड्यूल मिलता है? हाँ, मतलब साप्ताहिक मीटिंग होती है। हम लोग 20 रुपए सप्ताह जमा करते हैं पैसा, और फिर उसी में से अगर किसी महिला को अर्जेंट ही जरूरत होती है तो उसमें से उसको देना पड़ता है हमको, और फिर नहीं लगता किसी को तो हम लोग ले जाके उसमें बैंक में जमा करते हैं। फिर ज्यादा राशि वाले भी कोई महिला खाद बीज के लिए मांगती है या कोई बच्चों के एडमिशन के लिए या कोई ज्यादा बीमार रहता है उनके लिए मांगते हैं तो फिर हमको देना पड़ता है इसके लिए। बहुत अच्छी एक पहल है समूह के माध्यम हाँ। से कि जरूरतमंद लोगों की जो पूर्ति है, जो बैंक से ब्याज से उठा करके अपना पूरा करते हैं, तो आपके समूह के माध्यम से भी घर पे ही आप उनको दे करके उनकी जरूरत को पूरा कर देते हैं। हाँ सर जी, घर पे ही मतलब कोई अर्जेंट ही रहा, एकदम तुरंत ही चाहिए उनको, तो किसी साहूकार के पास नहीं जाना पड़ रहा, बैंक के पास नहीं जाना पड़ रहा, उन लोग हमारे पास में आते हैं, हम लोग उनकी पूर्ति कर देते हैं, जो भी है पैसा मांग। कुछ ब्लॉक स्तर से अधिकारी आपको समझाइश देते हैं? हाँ, ब्लॉक स्तर से भी आते हैं। मतलब यहाँ पे संगठन की मीटिंग होती है। हाँ। 16 से 18 समूह है इस गाँव में, तो अधिकारी लोग भी आते हैं, तो उनकी बैठक होती है यहाँ पे, तो वो भी समझाइश देते हैं और उसमें मतलब ज्यादातर अध्यक्ष सचिव और समूह की भाइयन को भी बुलाते हैं, वो समझाइश देते हैं। सीमा बहन जी, जैसे कि आज समूह की जो बहनों की हम बात करें तो निश्चित रूप से काफी विकास की ओर अग्रसर हो रही है, आत्मनिर्भर बहनें बन रही है, और समय समय पर जब भी कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं तो समूह की बहनें उसमें अपनी एक अलग ही भूमिका निभाती है। उनके अनुपस्थिति में शायद कोई काम हो ऐसा मान सकते हम, क्योंकि उनकी उपस्थिति बहुत जरूरी होती है। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि ये जो बोरी गाँव है जी, ये शिक्षा और सशक्तिकरण दोनों ही बिंदुओं को बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है। एक बहनों का लोकगीत सुने। बिल्कुल बिल्कुल। कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, मैं तो किसी में मगन, कोई किसी में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, किसी में मगन, कोई किसी में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा मगन, कोई महलों में मगन, कोई बंगलों में मगन, कोई महलों में मगन, कोई बंगलों में मगन, मेरी टूटी फूटी झोपड़िया, मैं तो उसी में मगन, मैं तो टूटी फूटी झोपड़िया, मैं तो उसी न कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन, कोई लड्डू में मगन, कोई पेड़ों में मगन, कोई लड्डू में मगन, कोई पेड़ों में मगन, मेरी रूखी सूखी रोटी, मैं तो उसी में मगन, मेरी रूखी सूखी रोटी, मैं तो उसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन, कोई सोना में मगन, कोई चांदी में मगन, कोई सोना में मगन, कोई चांदी में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोले
तो दिलीप भैया, बहुत ही सुमधुर भजन हमारी बहनों ने अभी हमको सुनाया और हमारे श्रोता भी भजन सुन के खुश होंगे। और जैसा अभी हम एक बहन से अपनी बात कर रहे थे कि भाई यहाँ दूध जो है उसका भरपूर उत्पादन होता है, वो डेयरी व्यवसाय कर रही हैं। तो हमारे एक पशुपालक भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं और अब उनसे हम कुछ बातचीत करते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मैं पूरन यादव, ग्राम बोरी खुर्द का ही कृषक हूँ। कितने वर्षों से आप पशुपालन कर रहे हैं? मैं लगभग 5-6 वर्षों से पशुपालन कर रहा हूँ। कौन कौन से पशु हैं अभी आपके पास? गाय है, भैंस है। भाई साहब, यहाँ सबसे ज्यादा जब समस्या आती है तो वो चारे की समस्या आती है गर्मी के दिनों में। अब पशुपालन आप कर रहे हैं तो निश्चित ही आप पूरे वर्ष भर के लिए चारे की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था करते होंगे, तो गर्मी में खास करके चारे की व्यवस्था आप कैसे करते हैं? गर्मी में हमने गन्ने के आइट साइड में जो खाली जगह रहती है उसमें नेपियर घास लगाया हुआ है और उससे हम हरा चारा भी ले लेते हैं और जो गन्ने की सूखी पत्ती निकलती है गन्ने की कटिंग के समय में उसका स्टोर करके रखते हैं। ऐसा करके हम गन्ने इससे चारे की पूर्ति कर लेते हैं। आवास की क्या क्या व्यवस्था आपने करके रखे ताकि आपके जो पशु हैं वो सुरक्षित रहें, किसी बीमारी का संक्रमण उन्हें ना हो पाए? हमने हमारे जो पुराने तरीके से जो कोठा रहता था, गाय का कोठा बोलते थे, ऐसा ही कोठा पीछे बनाया हुआ है, उसमें पानी और चारे की व्यवस्था उचित रखी है। और जैसे कभी आपका कोई पशु बीमार हो जाता है तो फिर उसकी आप चिकित्सा कैसे करते हैं? उसको इलाज के लिए क्या बैतूल ले जाते हैं या फिर यहीं आपका पशु चिकित्सालय वहाँ दिखाते हैं या फिर कोई घरेलू उपचार आप करते हैं? नहीं, हम जो शासन की योजना चली है जिसके माध्यम से मोबाइल गाड़ी आती है और उनके माध्यम से इलाज करवाते हैं और प्राइवेट डॉक्टर भी है हमारे यहाँ, तो वो ट्रीटमेंट करते हैं। आपको क्या लगता है कि भाई इस समय जब लोग खेती से पलायन कर रहे हैं, पशुपालन से पलायन कर रहे हैं, तो आपका अपना अनुभव क्या कहता है कि भाई पशुपालन, खेती बहुत अच्छा व्यवसाय है? जी, मैं सभी युवा साथियों से यही कहना चाहूंगा कि बाहर न जाकर अगर अपने गांव में अपन अलग तरीके से जैसे दूध उत्पादन है और कृषि संबंधित अन्य कार्य बहुत से है, अगर गांव में करें तो बाहर जाने की हमको जरूरत नहीं है, हम हमारा गुजारा यहाँ अच्छे से कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा संदेश है आपका युवा वर्ग के लिए और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिलीप भैया, ये स्थिति हमारे ग्राम बोरी की है, सुखी संपन्न जिसे हम कह सकते हैं वो गांव है यहाँ। तो यहाँ पर एक बात मेरे समझ में आती कि यहाँ पर सब्जी का उत्पादन भी काफी अच्छा होता है और सब्जी उत्पादक किसान महिलाएं भी यहाँ पे हैं, तो सब्जी के विषय में भी हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम कमलेश आलोने। कौन कौन सी सब्जियों का उत्पादन आप ले रहे हैं? सभी रंग की सब्जियां लगा देते हैं खेतों में, जैसे मिर्ची है, भटे है, टमाटर वगैरह वो भी लगा देते हैं। पानी की व्यवस्था है? हाँ, अभी पानी तो अभी तक था पर अब कम हो गया है। अभी मतलब मौसम की वजह से गर्मी ज्यादा पड़ रही है इसलिए पानी कम हो गया है। अलोनी जी, जैसे कि सब्जी का उत्पादन करने के लिए सबसे पहले क्या तैयारी करना पड़ता है? जैसे कि मान लो हमें कोई सब्जी लगाना है तो उसका मुख्य काम क्या हो जाता है? मुख्य काम तो सबसे पहले तो जमीन को सबसे उपजाऊ मतलब अच्छी तरीके से बनाते हैं जी। तो सब्जी तैयार करने के लिए उसका रोप उपचारित करने के लिए वाफे वगैरह बनाते हैं, उसमें खाद डालते हैं, जैविक खाद, गोबर खाद इकट्ठे डालते हैं और वो खाद तैयार करके फिर वाफे बना के उनमें सब्जी का रोपा डालते हैं, फिर उसमें सब्जी लाके और फिर जमीन में जैसे पानी उबल के उसमें सब्जी। हमारे इस कार्यक्रम में बहुत सारे किसान भाई फसल बीमा और मृदा परीक्षण से भी जुड़े हैं, तो हम बातचीत करते हैं कि फसल बीमा क्या योजना है और इस पे हमारे किसान भाई कैसा लाभ लेते हैं। संतोष यादव जी, देखिए फसल बीमा योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, उनका एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य है जी। और ये योजना किस हद तक लाभकारी है? ये किसानों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायी है। फसल बोने के पहले अगर हम हमारा बीमा कर ले तो आने वाली जो संकट है, संकट की घड़ी से हमें निपटने का एक बहुत बड़ा सहारा मिल जाता है। और जैसे कि कई बार ऐसा होता है जो प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है जी, तो उसका सर्वे वगैरह भी आपके यहाँ होता होगा? हाँ, सर्वे होता है हमारे यहाँ। अच्छा, उसी अनुपात में फिर ये काम होता है? हाँ, उसी अनुपात से हमें लाभ मिलता है। अगर कहीं कोई इस प्रकार की घटना हो जाती है तो क्षेत्रवार मतलब उसकी समीक्षा की जाती है और उसका आकलन करके हमको उसका लाभ मिलता है, मुआवजा मिलता है। तो मिट्टी परीक्षण के बारे में बताइए थोड़ा सा। मिट्टी परीक्षण क्या होता है? मिट्टी परीक्षण इसलिए आवश्यक है कि हमें हमारे खेत में किस चीज की जरूरत है, अगर मिट्टी परीक्षण होगा तो हमें उनकी जानकारी होगी। मिट्टी परीक्षण नहीं करवाएंगे तो हमें क्या देना है, क्या अगले आने वाली फसलों को क्या चाहिए, इसका नॉलेज नहीं रहता है, इसलिए मिट्टी परीक्षण जरूरी है। सही पूर्ति हो सके, हाँ, पौष्टिक तत्व की जरूरत है जी, इसकी पूर्ति आप कर सके, इसलिए मिट्टी परीक्षण जरूरी है। यहाँ पर अभी शासन स्तर से एक नरवाई प्रबंधन का कार्यक्रम चलाया जा रहा था, तो हमारे बहुत सारे किसानों ने शासन की मंशा को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण को अच्छा रखने के लिए नरवाई प्रबंधन में इन्होंने काफी पहल की है। जो जगह जगह पर नरवाई जला देते थे, आज इन कृषक भाइयों ने उसी जमीन को
काफी अच्छे से प्रबंधन किया है। बताइए थोड़ा नरवाई प्रबंधन में क्या क्या काम किया? जी, हम ये बताना चाह रहे हैं कि लगभग हमारे यहाँ 5-6 सालों से नरवाई के ऊपर काम चल रहा है। जैसे गन्ने की जो पंसुड़ निकलती है उसको हम वही खेत में मट्टी के द्वारा दबा देते हैं और उसी में गला देते हैं। ऐसा ही गेहूं में जो हार्वेस्टर से जो ये निकलता है उसकी नरवाई, उसको भी प्लाऊ के माध्यम से वहीं दबा दिया जाता है। और हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से ये प्रयास किया कि हम कभी आग नहीं लगाएंगे। भैया जैसे हम बातचीत कर रहे थे कि ये जो गांव है बोरी, ये शिक्षा में, सशक्तिकरण में, खेती में, पशुपालन में, हर चीज में अग्रणी है। और ऐसे ही हमारी एक बिटिया है, उसका MBBS में चयन हुआ। तो बेटा सबसे पहले तो तुमको बहुत बहुत बधाई। क्या नाम है तुम्हारा? काजल यादव। अच्छा, तो कैसे तैयारी तुमने की थी इसके लिए? आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं काजल यादव, मेरे पिताजी का नाम गणेश यादव। मैम मैंने 11th-12th इंटरमीडिएट किया है तेलंगाना से, वहीं पर मैंने इसके साथ इसकी तैयारी करी थी। उसके बाद मैंने एक और बोर्ड ड्रॉप लिया था। उसके बाद फिर मेरा यूपी में सिलेक्शन हुआ था एक कॉलेज के लिए। मेरा मई में कंप्लीट हुए इंटर्नशिप, 1 महीना ही हुआ है मुझे इंटर्नशिप करे हुए। अब फाइनली आई एम अ सर्टिफाइड डॉक्टर काजल यादव। ये वैसे ये तो मेरे पापा का सपना था जो उन्होंने मेरे थ्रू पूरा किया, और इसका पूरा क्रेडिट मेरे पापा को ही जाता है क्योंकि उन्होंने ही करवाया है। मतलब अगर उस टाइम जब मेरा जाना था तब सबका सपोर्ट नहीं था, पर सिर्फ पापा ही खड़े थे, तो उन्होंने, उनकी वजह से ये हो गया। मेरी बाकी बहनें वो भी सब पढ़ रही है। आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगी कि आपके बच्चे या आप कोई भी पढ़ना चाहता है तो प्लीज उनकी हेल्प करें और उन्हें पढ़ाएं। वो बहुत कुछ कर सकते हैं। उनको हतोत्साहित नहीं करें बच्चों को। बेटा कई बार ऐसा होता है कि हमारी सोच कुछ और होती है और हमारे माता पिता की सोच कुछ और होती है। जैसा तुमने कहा कि भाई मेरे पिता की बड़ा सपना था डॉक्टर, तो तुम्हारी ऐसा तो नहीं कि भाई डॉक्टर नहीं बनना था, तुमको कुछ और बनना था, या तुम्हारा भी सपना था कि डॉक्टर ही बनना है? मेरे पापा ने, मैं फर्स्ट क्लास से यही बोल रहे हैं। मतलब उस टाइम तो इतना नॉलेज भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, पर वो तब से यही बोल रहे थे कि मैं काजल को डॉक्टर बनाऊंगा। तो मेरा मतलब एक सेकंड थॉट मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि मुझे कुछ और भी करना है। मतलब 1 मिनट के लिए भी मैंने कुछ सोचा ही नहीं। मेरे दिमाग में भी फर्स्ट क्लास से यही था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। पर अब मैं अगर सोचूं कि मैं अगर डॉक्टर नहीं होती तो मैं क्या होती, तो मतलब अगर अभी कुछ भी मिल जाए, एनीथिंग, कुछ भी, पर वो नॉन डिजर्वेबल है क्योंकि मैं डॉक्टर बन के ही खुश हूँ। अगर मैं कुछ और बनती तो मैं इतनी खुश नहीं होती, मैं होती ही नहीं। मतलब तुम्हारा सपना पूरा हुआ है, तुम्हारे पापा का सपना पूरा हुआ, तो निश्चित ही तुम्हारी खुशी जो है वो 4 गुनी तो होगी ही। लेकिन जो हमारी बेटियां और हैं जो कई बार हताश हो जाती हैं या उनका एक आध बार में चयन नहीं होता है तो वो हताश हो जाती है, तो तुम्हारा अपना अनुभव क्या रहा और क्या कहना चाहोगी हमारी इन बेटियों से? देखिए, अगर आपने सपना देखा है तो पूरा तो आपको ही करना पड़ेगा। 1 बार में नहीं होता है, 2 बार में कीजिए, 3 बार में कीजिए, पर कीजिए। अगर आप करना चाहते हैं तो आप हताश मत होइए, करिए, हो ही जाता है। मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये बहुत जरूरी है। तो बेटा आपको बहुत बहुत बधाई, और आपका जो संदेश हमारी बेटियों को जाएगा तो वो भी निश्चित ही अपनी करियर की दिशा में आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। तो सीमा दीदी, इस प्रकार आपने बहुत ही अच्छी बात हमारी बिटिया से की है और उसका सपना भी था वो जो पूरा हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि उनकी बात को सुनकर के हमारे समाज की बेटियां भी अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें और अपने पापा, अपने क्षेत्र का और समाज का नाम रोशन करें। तो इस प्रकार ये कार्यक्रम था हमारा किसानवाणी गांव में, ग्राम बोरी में, जो अब संपन्न हो रहा है। और इसी के साथ हम अपने सभी किसान भाइयों से लेते हैं विदा। जय राम जी की जय जवान जय किसान। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।